तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। और नवल कांत सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। नवल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नवल कांत जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि अभी तक 46.83% मतदान हुए, या यूं कह लीजिए 47% तक मतदान हुआ। क्या आपको लगता है कि 6 चरणों में जो हमने देखा, 7वें चरण में वो रिकॉर्ड टूट जाएगा पूर्वांचल में वोटिंग प्रतिशत को लेकर? देखिए, निश्चित, हाँ जी, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो दर्शाते हैं कि इस बार जो आखिरी चरण है उत्तर प्रदेश में पोलिंग अच्छी हो रही है। और जितनी गर्मी थी उससे लग रहा था कि पोलिंग कम होगी, लेकिन मुझको लगता नहीं है कि पोलिंग कम होगी जब तक आखिरी आंकड़े आएंगे। मुझको लगता है कि जितनी पिछली बार मतदान हुआ था उतना वोट जरूर हासिल हो जाएगा। लेकिन जो सबसे हॉट सीट है, जो सबसे बड़ी सीट है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी की सीट। और वहां पे थोड़े समीकरण इस लिहाज से बिगड़े थे कि जो पिछली बार का मार्जिन था वो एक बड़ा मार्जिन था, लेकिन अब वो मार्जिन इस बार कम, इस लिहाज से कागजों पे कम दिख रहा है क्योंकि सपा और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पे बहुत प्रयास किए गए कि पोलिंग का परसेंटेज बढ़े। और अब तक के जो आपने जो बताए हैं आंकड़े, उसमें जो बनारस का नंबर है वो भी चलिए ठीक है। इंडी गठबंधन की तस्वीरें आ रही, मैं आपको रोकूंगा नवल जी, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा। इंडी गठबंधन की तस्वीरें सामने आ रही क्योंकि दिल्ली में बैठक जारी है। तस्वीरें दिखाइए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की घर के बाहर की तस्वीर, ये देखिए आप, संयुक्त तौर पर आप देख सकते हैं इंडी गठबंधन के अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो रणनीति बनाने में अभी से जुट गए हैं। अगर आगे क्या कुछ होना है उसको लेकर चर्चा और का दौर जो है वो शुरू हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडी गठबंधन, ये दिल्ली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे, राहुल गांधी, भगवत मान, तेजस्वी यादव, और साथ में आप देख पा रहे हैं अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम बड़े सियासी दल के बड़े नेता पहुंचे हैं। और ये दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं एक तरफ। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की घर की तस्वीर है, वहीं पर सब एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में संबोधन शुरू हो जाएगा, तो वो संबोधन भी हम आपको सुनाएंगे। तो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे अब कुछ बोलना शुरू करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के राइट साइड में आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल। सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस
आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले महीने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं और हम चर्चा कर रहे थे और पुनीत पाठक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवल कांत जी, मेरा सवाल आपसे था, आप बीच में बोल रहे थे, आपको टोकना पड़ा, माफ कीजिएगा, लेकिन अभी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि 295 प्लस इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो लेकर आ रहे हैं, यानी एग्जिट पोल टीवी का आता है उससे पहले, और 4 जून को जो एग्जैक्ट पोल आएगा उसको उससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आंकड़ा रख दिया है। इसको आप एनालाइज कीजिए, बताइए, फिर इसके बाद पुनीत पाठक के पास मैं जाऊंगा। देखिए, जिस तरह से पहले से ही विपक्ष कहता रहा कि जो एग्जिट पोल है उनके प्रति बहुत रुचि नहीं है, ये दर्शाता है कि उनको एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। और जिस तरह से आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए और ये बोला कि जो सरकारी तंत्र होता है उसके अपने तरीके होते हैं, सिस्टम होता है, वो निकालते हैं। और साथ ही उन्होंने एक तरह से मीडिया को भी आरोपित किया कि उनके कुछ मीडिया के दोस्त कुछ मैनिपुलेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुझको लगता है कि विपक्ष को पहले से लग गया है कि जो एग्जिट पोल आने वाले, हालांकि सभी संस्थानों के अलग अलग पोल होंगे और कई तरह के पोल होंगे, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर कोई खेल कर रहा होगा। एक साइंस है, उसके तहत निकाले जाते हैं आंकड़े और उसके आधार पर निकल भी रहे हैं। लेकिन ये जो जिस तरह से उन्होंने बोला है, मुझको लगता है कि विपक्ष को थोड़ी सी हताशा पहले से है कि जो एग्जिट पोल आने जा रहे हैं उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन वो चाहते हैं कि जो काउंटिंग के समय उनके कार्यकर्ता, जो विपक्ष के कार्यकर्ता है, वो निराश ना हो, वो वहां पे काउंटिंग के समय लगातार जमे रहे।
और अभी जो ईवीएम रखी हुई है ठीक उसकी है। निगरानी में भी जमे रहे, मनोबल न गिरे, इस लिहाज से इस तरह की बात ठीक है। मुझको लग रहा है। ठीक है पुनीत जी, मेरा सवाल आपसे कि अभी वोटिंग चली रहे हैं और लगभग 1 घंटा वक्त अभी बाकी है, उसी से पहले इंडिया गठबंधन के लोग जो है संयुक्त बातचीत करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बातचीत हुई, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन रहे हैं। आपने एक एग्जिट पोल आए टीवी का, उससे भी पहले आपने, और फिर एग्जैक्ट पोल आए, उससे भी पहले आपने अपना एक आंकड़ा रख दिया कि 295 सीटें हम लेकर आ रहे हैं। यानी इतने जल्दी क्या जल्दीबाजी क्या थी ये सब बातें बताने की? अभी तो 4 जून के नतीजे आ ही जाएंगे। पुनीत पाठक जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी माफी चाहूंगा। जी जी। देखिए, बीजेपी तो चुनाव शुरू होने के पहले ही 400 सीटें ला रही थी। हम्म। गनीमत है कि उनको होश आ गया, जब जनता के बीच में वो लोग गए तो उन्हें समझ आया कि 400 क्या, उनको बहुमत मिलना मुश्किल होगा। तब उन लोगों ने 400 बोलना बंद कर दिया। लेकिन ग्राउंड पे देखिए, छह फेजेस का चुनाव हो चुका है और जो बयार बह रही है बदलाव की पूरे देश में, उससे हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने भी हमें बताया, और जो भी हमें रुझान अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं उससे, और चुनाव भी लमसम अब खत्म होने को चला है। मुझे लगता है आखिरी के घंटे का वोट पोलिंग बची हुई है, तो लमसम जो आंकड़े हमारे पास आ रहे थे उसको ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा और अपनी बात बताई कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त भी किया कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बदलने जा रही है। बस काउंटिंग के समय जो भी अपनी वहां पे सतर्कता बरतनी है, वहां पे ढीला ना पड़े, ये सोच के कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के नाम से एक संदेश दिया। चलिए ठीक है। अभिषेक जी, आप क्या सोचते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपके भी बड़े नेता अखिलेश जी भी गए हैं, अभी मैं तस्वीर भी उनका देख रहा था, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उससे पहले आप लोगों ने संबोधित किया, बताया, मीडिया से रूबरू हुआ, और आपने मीडिया का भी उन्होंने जिक्र किया, कुछ उनके चाहने वाले मीडिया के घराने के लोग हैं। बहरहाल अगर ऐसा होता तो हम आप लोगों को नहीं बुलाते डिस्कशन में, आप लोग भी हमारे चाहने वाले, उस किसी भी हो सकता है किसी के लिए कहे होंगे, हमारी बात नहीं है। आपको क्या लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो ये बातें, आंकड़े जो आई हैं? अभिषेक जी धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि अगर ऐसा होता कि हम आपको ना बुलाते, अगर आप ना भी बुलाते तो हमें उससे कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि हम जमीनी कार्यकर्ता और हम जमीनों की बात करते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, अभी आपने हमारे मित्र से एक सवाल पूछा कि 295 के आप आंकड़े लेकर के चल रहे हैं इतनी जल्दी कर। हम जो आंकड़े लेकर के चल रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि पुनीत भाई कांग्रेस हैं और हम दोनों लोग इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के मद्देनजर हम इन चीजों को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद लगभग 4 से 5 लोकसभाओं को कवर किया हुआ, मैंने खुद माननीय जी के लिए भी वोट मांगे और बाकी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। तो मैं उन लहजे से कह सकता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी से कि हम अभी सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर इंडिया गठबंधन दे रही उत्तर प्रदेश के आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात का वापस से रास्ता देखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी चीज, आप इस बार अगर देखेंगे, जैसे कि अभी सिन्हा साहब ने इस बात को कहा, कहीं पे कोई हताश नहीं है, ये हो सकता है आपका भ्रम हो, हम हताश होने वाले लोगों में से नहीं है, क्योंकि जनता भी जानती है, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन के बाद ही प्रगति का मार्ग अग्रसर होता है, चाहे वो प्रदेश के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो। अगर कोई व्यक्ति खूंटा डाल करके बैठने की सोचे और कि वो देश के लिए काम कर रहा है, तो कहीं पे भी नहीं होता है। आप भी इतने बड़े एंकर हैं, आपके भी जब माता पिता जी ने आपको अपने परिवार की बागडोर दी होगी, तो वो इसी वजह से दी होगी, ताकि वो आप आगे बढ़ाएंगे, नई सोच से आगे लेकर के जाएंगे, परिवार को प्रगति की ओर अग्रसर करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की भी सोच यही है कि उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमने ग्राउंड जीरो पे काम किया, उन्हीं के आधार पे हम जो 295 सीटों की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे, एक एक जगह पे आप जाकर के देखिए, क्योंकि मैंने तो बरेली भी कवर किया है, मैंने आंवला भी कवर किया है, और मैंने अंबेडकर नगर, कन्नौज, कई जगह पे मैंने कवर किया, तो मैं उस बड़ी जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहा है, जो कि
आदरणीय नेताजी का भी ठीक रिकॉर्ड है होते हैं। अभिषेक जी, आप, मैं ऋचा जी के पास जाऊं, आपने पारिवारिक एक उदाहरण दिया तो मैं इसी से एक रिलेटेड एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, परिवार बड़ा होगा, कुनबा बड़ा होगा, कहते हैं ना दो थालियां होती हैं तो आपस में बचती जरूर है। आपका परिवार क्या, इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मंशा है, लोग इन और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, कैसे फुलफिल हो पाएगा, कैसे उसको पूरा करिएगा आप लोग? जी धन्यवाद, आपके इस प्रश्न के लिए बहुत ही आभारी हूँ। आप जब परिवार की बात आती तो आपको पता है कि एक परिवार में जब कई बेटे होते हैं तो उन बेटों के जिम्मेदारी के अनुसार किस व्यक्ति की क्या काबिलियत है, उस काबिलियत के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती हैं। और हमारे यहाँ पे तो सभी काबिल हैं, और जब काबिल व्यक्ति होता है तो उसके अनुसार ही उसको काम दिया जाता है। जैसे अगर आप बड़े हैं और आपने अगर पत्रकारिता लाइन चुनी है तो आपके एजुकेशन की तालीम जो दी गई होगी वो उसी के अनुसार दी गई होगी कि आप इस लाइन में आगे बढ़ सकते होंगे। अगर आपके छोटा भाई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया है तो उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया होगा, वो उस चीजों में प्रगति कर सके। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से लेकर के हर एक व्यक्ति काबिल व्यक्ति है, देश को और प्रदेश को अच्छी तरीके से भली भांति जानता है, जनता जनार्दन को जानता है, एक साथ बैठ करके एक रूप में एक मत बना करके आगे की योजनाएं तय की है। ठीक है ऋचा जी, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे थे। खड़गे साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए, जो खड़गे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस तरीके से सबके चेहरे उतरे हुए, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने सिर्फ एग्जिट पोल से ही एग्जिट नहीं किया है, कि पूरी चुनावी प्रक्रिया से एग्जिट कर। और आज की जो बैठक थी इंडिया गठबंधन की, ये एक तरीके से चुनाव खत्म होने के बाद एक दूसरे को अलविदा कहने की बैठक थी कि अब अगले चुनाव में फिर मिलेंगे। और साथ ही साथ इस बात की बैठक थी कि अब हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे, जिसकी शुरुआत आप लोगों से हुई है। सबसे पहले वो मीडिया के ऊपर अपनी हार का ठीकरा फोड़ेंगे, फिर चुनाव आयोग के ऊपर अपनी हार का ठीकरा फोड़ेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी हार का ठीकरा फोड़ेंगे। जबकि सच ये है कि जनता इनको जनादेश देने के लिए तैयार है। अब आप मुझसे अपना अगला सवाल ले सकते हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये कि अब मैं वोट प्रतिशत को लेकर आता हूं ऋचा जी। वोट प्रतिशत जो है वो कम हो रहे हैं, मतदाता कम निकल रहे हैं, वजह क्या आपको लग रही है इसके पीछे? जी देखिए, आज पूर्वांचल की 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और ये पूर्वांचल की वो 13 सीटें हैं जिसमें 2019 में 13 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बावजूद ये 2 सीटों से ज्यादा जीतने में सफल नहीं हुए थे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि 2019 के इन परिणामों में आप भव्य राम मंदिर का निर्माण, क्योंकि काशी में आज चुनाव है, पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव है, गोरखपुर में चुनाव हो रहा है, तो आप भव्य राम मंदिर का निर्माण और विशेषकर पूर्वांचल को भयमुक्त बनाया है जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने। आज भय का शासन खत्म हो चुका है और सुशासन वहां पे आ चुका है, क्योंकि सरकार और कानून का शासन लागू हो चुका है। तो जनता इसको देखकर जो जनादेश देगी वो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 चरणों के बाद ही 310 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया, और आज 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 400 के लक्ष्य को पार करने के लिए जनादेश। नवल कांत जी, देखिए कहा जाता है पूर्वांचल और यूपी के लिए, जिसने पूर्वांचल को साथ लिया उसने यूपी को साथ लिया, और जिसने यूपी को साथ लिया केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। क्या लगता है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके सामने क्या चैलेंज है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज सबके पास यही है कि कौन इस के पास जाता है सरकार बनाने की स्थिति में है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़े लेवल पे अपना कैंपेन शुरू किया था बीजेपी ने, और 400 पार का नारा दिया, तो उसमें लग भी नहीं रहा था कि कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बाद में विपक्ष एकजुट होना शुरू हुआ, तो लगा कि नहीं, ये चुनाव बहुत आसान नहीं है, और निश्चित रूप से विपक्ष ने बहुत चुनाव लड़ा। खासतौर की जो राज्यों की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। लेकिन मुझको लगता है कि इतनी सारी मत थी, अगर ये प्रोसेस विपक्ष पहले शुरू कर देता, कुछ महीने पहले शुरू कर देता, तो ये मुकाबला और बेहतर हो सकता है। दूसरी तरफ जो बयानबाजियां रही, बीजेपी से जो भी बयान आए वो बड़े ही, मैंने जो बहुत
अपने तरीके से आए। वो विवादित बयान हो सकते हैं, लेकिन वो फायदे चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई भी नेता हो, अब वो विवादित बयान हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें अपने प्रॉफिट लॉस तय किए। लेकिन विपक्ष में तमाम बयान ऐसे हो जाते थे कि जो उसकी सफाई में काफी समय बीत गया। यहाँ तक कि तो सैम पित्रोदा जो इंडिया में रहते नहीं, उनके भी बयान आए। तो मुझको लगता है कि ये सब जो मतांतर थे विपक्ष के नेताओं में, उसका बड़ा नुकसान रहा। लेकिन दो नेताओं का मैं विशेष रूप से जिक्र करूंगा विपक्ष के। एक तो तेजस्वी यादव बिहार में और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। इन्होंने इस जो विपक्ष का चुनाव था उसको उभारने में बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन फिर भी लग रहा है कि ये इतना काफी नहीं था कि जिसके बल पर पे चुनाव खड़ा किया जा सके। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा माहौल बना। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ती, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस है, तो मुझको लगता है कि परिवर्तन हो सकता था। लेकिन अभी मुझको उतना दमदार चुनाव लगा नहीं। मुझको आज भी बीजेपी की एज थी। जी ठीक है। पुनीत पाठक जी, देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया था। लेकिन 2014 में अगर बात किया जाए तो बीजेपी की सरकार बनी। आप लोगों ने कोशिश किया, 2019 में भी नहीं बनी। लेकिन 2024 आते आते आपको बहुत सारी पार्टियों को साथ लाना पड़ा। और जैसा कि अभी मैं अभिषेक जी से पूछ रहा था, वही थोड़ा सवाल उसी से रिलेटेड। इतनी ज्यादा संख्या में लोग हो जाएंगे और बड़े नेता, और जितने बड़े नेता होंगे वो उनकी एक महत्वाकांक्षी होंगे। जैसे अखिलेश जी हैं, बड़े नेता, क्या वो नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री बने? अरविंद केजरीवाल, क्या वो नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री बने? या और बड़े बड़े नेता जो हैं, राहुल गांधी, नहीं चाहेंगे? तो अभी कुछ लोग कह रहे थे ना कि एक एक साल का जो है वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, पहले तो आप लोग को ये बता दूं कि बीजेपी ने 37 पार्टियों से गठबंधन किया था, ठीक है। आज का समय ऐसा है कि गठबंधन की राजनीति करना जरूरी भी है, मजबूरी भी है। आज को जिस तरह से आप देखना चाहें, समय की मांग है। और जहां तक आपके प्रधानमंत्री बनने का और इनका सवालों का है, ये दर्शाता है कि आप लोगों में भी एक संख्या, आप लोगों का एक वर्ग पत्रकारों का जो जमीन पे उतरा, उसको पता चल चुका है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तभी आप लोगों ने फिर से पूछना शुरू कर दिया है। वरना इतने दिनों में, जब से चुनाव चल रहा था, आप लोगों में से कोई ये बात नहीं बोल रहा था। लेकिन अब जब आप लोग ये सवाल फिर से उठा के ले आए हैं, गड़े मुर्दे वापस उखाड़ने लगे हैं, तो इससे मुझे भी एक मिलने लगा है। मेरी आप बात लोगों की तरफ से भी अनकही हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात पे गठबंधन के अगर कोई प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। बीजेपी एनडीए गठबंधन के कोई अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी हमारे लिए प्रधानमंत्री होंगे। हम उनका सम्मान करेंगे। ठीक है, बोलिए। ये सवाल बाकी हो चुका था। ये सवाल जब पहले इंडिया गठबंधन दौर में, इंडिया गठबंधन की मीटिंगों का दौर चला करता, तब आप लोग पूछा करते थे। अब अचानक से 6-8 महीने बाद जब आप लोग पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि खड़गे जी ने जो कहा उस पे आप लोग कहीं ना कहीं मुहर लगा रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और जहां तक मजबूत नेताओं की बात है, तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास मजबूत नेता है, मजबूर नेता नहीं है। वो अपनी बात को ज्यादा अच्छा तरीके से रखेंगे, ज्यादा अच्छे से कहेंगे, जनता की बात को और मजबूती से पैरवी कर सकेंगे। तो हमसे जो गलतियां हो रही होंगी जब हम सरकार बनाएंगे, तो उनको हम दूर करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि हमारे में मजबूत नेता हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री बनना या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बनना हर नेता के अपनी राजनीतिक इच्छा का रूप है। मैं बिल्कुल इसको गलत नहीं मानता हूं। अगर मैं राजनीति कर रहा हूं तो मैं भी चाहूंगा कि मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन लोगों को, जैसे कि हमारे सपा के प्रवक्ता भाई ने कहा, अपनी योग्यता के आधार पर, समय के हिसाब से, उस समय मौके का जो डिमांड होती है उसके आधार पे रोल और जिम्मेदारियां दी जाती है। तो उस समय जो सही लगेगा वो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेगा, गृह मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। जो सही पद होगा उनके लिए वो बनेगा। और जहां तक राहुल जी का सवाल है, राहुल जी ने कभी भी अपने मुंह से नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने लगातार इस बात को कहा। भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर तक निकाली, पूरब से पश्चिम तक हम लोगों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। यात्रा की बात किया, एक इसी यात्रा से जुड़ा एक सवाल बता दीजिए, फिर इसके बाद अभिषेक जी के पास मैं जाऊंगा। अब पाठक जी, जब आपने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो भी कुछ आपके बड़े नेता जो हैं वो आपका साथ छोड़ दिए। फिर इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की तो भी लोग जाने लगे। क्या आप उनको रोक नहीं सकते थे क्या? देखिए, जाने वालों को कौन रोक सकता है। और एक बहुत सीधी सी कहावत है कि है सर अजीज जिनको वो छोड़ दें हमें, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले।
तो राहुल जी की ने बहुत पहले स्थिति को साफ किया था कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। जिन लोगों को लगता है कि उधर वो सत्ता की मलाई खा सकते हैं, जिन लोगों को सत्ता में तुरंत जाने की चाहत है, जो लोग किसी विचारधारा के नहीं है, अगर वो किसी वजह से छोड़ के जाना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ उन्हीं लोगों को रहना होगा जिनको पता हो कि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ये लड़ाई कठिन भी है, क्योंकि पीछे एक लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, साथ में एक ईडी, सीबीआई और तमाम जो एजेंसियां हैं जो बीजेपी के लिए शैडो बैटिंग करती हैं, उनके लिए भी, उनके खिलाफ भी एक लड़ाई लड़नी है हमें। एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो कुछ भी बीजेपी का है उसी को पिक्चर पेंट करना चाहता है, एक लड़ाई वो भी लड़नी है। तो कई तरह की लड़ाइयां थी, और इसमें जो आइडियोलॉजी से मजबूत होगा, जो आइडियोलॉजी में विश्वास करता होगा, वही वो लड़ाई लड़ पाता। और आज दिख रहा है, आज जो अभी रुझान आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड पे गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के पहले फेज से लेके आज अंतिम फेज के चुनाव में भी मैं रहा हूं, मैं ग्राउंड पे गया हूं, मैंने काम किया है। हम लोगों को पूरा भरोसा है, एग्जिट पोल भी अगर आएगा और गलत दिखाएगा तो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेगा, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट तो आएंगे। तो हम लोगों ने भी देखा है कि ग्राउंड पे उसका रेजोनेंस कैसे हो रहा है, और इस रेजोनेंस का फल ये है कि आज वाराणसी में इतना तगड़ा मुकाबला हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के दांत खट्टे हो चुके हैं। जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को तो आप लोग देखेंगे। हम लोग ग्राउंड पे थे, वाराणसी में कई दिन थे, आज पोलिंग के भी रिपोर्ट्स आ रही है, मेरी कई वहां के लोकल स्ट्रिंगर्स और लोकल कार्यकर्ताओं से भी बात हो रही है। वाराणसी का चुनाव का रिजल्ट आप लोगों को बहुत चौंकाएगा। चलिए ठीक है। नवल कांत सिन्हा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, पुनीत पाठक जी कई बार पत्रकारों को इन्होंने कहा कि पत्रकारों से भी लड़ाई लड़ना है। क्या अब मीडिया को जो ये टारगेट कर रहे हैं, मैंने एक सेक्शन ऑफ मीडिया, एक सेकंड, मेरी बात को दूसरी तरह से फ्रेम, मैंने कहा एक सेक्शन ऑफ मीडिया है। अब अगर वो कहा जाता है इफ द शू फिट्स, अगर आपको लगता है कि वो सेक्शन ऑफ मीडिया आप है, तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता। सेक्शन ऑफ मीडिया वो हम नहीं है, क्योंकि ये भी पत्रकार है, उनका राज जान लीजिए। देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ दिन से लोग टारगेट कर रहे हैं, तो इसका जवाब पुनीत जी, आप नवल कांत जी आप दीजिए, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के लोग जो है सीधे तौर पर मीडिया पर जो है एंकर को कभी कुछ कह देंगे या पत्रकारों को कहीं कुछ कह देंगे। मैं इसके लिए, अगर आप मुझे 10-20 सेकंड का समय दे तो मैं इसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। देखिए, मीडिया का काम खबर बताना है, परसेप्शन बनाना नहीं। नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए हैं, ये खबर हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं देश के लिए, ये मीडिया कैसे पता है? वो कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। तो आपका काम परसेप्शन बनाना नहीं है, आपका काम खबर देना है। नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी गए, ये खबर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के लिए साधना कर रहे हैं या वहां पे बैठ के अपनी हार का चिंतन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये बताना मीडिया का काम नहीं है। ये डिफरेंस है। जो एक सेक्शन अभी आप पार्टी पर ध्यान दे दीजिए, पार्टी का क्या काम है उस पर विशेष अगर ध्यान देंगे, सरकार आपकी बनेगी, नहीं तो जनता वैसे भी नकार चुकी है। ठीक है, ठीक है। नवल कांत जी, इसका जवाब आप जनता नकार चुकी है, पहले से पता है, तो फिर अब आप लोग मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकारों को नसीहत तो पत्रकारिता सिखाने का इनका दायित्व नहीं होना चाहिए, जो पुनीत जी बोल रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैंने तो सिर्फ सवाल का जवाब दिया है। अभी आप हम लोग को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मेरा तो कोई विरोध नहीं, क्योंकि कोई किसी को कुछ कह सकता है, और मीडिया के लिए समझता है कि एक ना एक पक्ष को गाली देता ही, क्योंकि खबर है तो किसी को खराब लग सकती है, तो वो आपका परसेप्शन है। लेकिन हम लोग का काम धैर्यपूर्वक काम करना है, और वो हम लोग अपना काम बेहतर ढंग से करते हैं। अगर आप लोग, मुझको लगता है कि ये मैं नसीहत नहीं दे रहा हूँ, आपके जवाब पे एक जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप अपनी पार्टी के लिए ढंग से आप लोग काम कर लिए होते ना, तो आप पूरे देश में राज करते थे। आपको इतनी कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, और उन सीटों पे क्या होने वाला है वो पता ही चल जाएगा। खड़गे जी ने थोड़ा सा इशारा भी कर दिया है, और जो हम पत्रकार हैं, हमारा काम है चीजों का विश्लेषण करना। तो वो विश्लेषण यही है कि वो एक हताशा और निराशा नजर आ रही है कांग्रेस के अंदर, और वो परिलक्षित भी हो रही है। किसी खबर को दिखाना, किसी को नहीं दिखाना, ये तानाशाही है कि आप ये कहते हैं कि ये खबर नहीं दिखाई। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि ये बुरे हैं। आप जब भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैं तो उससे बोल रहा हूँ, समस्या कर रहे हैं या काशी
या काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी मैं चाह रहा था कि अब चर्चा को सार्थक मोड़ दिया जाए। आप लोग ये जो बातें कर रहे हैं वो इस आज की चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। पाठक जी देखिए, पाठक जी मेरी बात सुनिए, ठीक है, जो करते होंगे वहां पर ठीक है, वहां मत कहिएगा, वहां उस चैनल पे मत जाइएगा, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। और ऐसा होता तो मैंने अभिषेक जी को पहले बताया था, अभिषेक जी ने बहुत अच्छी जवाब भी दिया था। अभिषेक जी, मैं आपसे सवाल, देखिए जिस तरीके से मीडिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हम आप लोगों के, और जब मीडिया का संवाद नहीं को आप अपनी बात पहुंचाइएगा कैसे? आप सपोज अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या जो आज का परिप्रेक्ष्य हो रहा है हम लोग दिखाए नहीं, या कोई भी चैनल अगर नहीं दिखाए तो उसको पहुंचाए कैसे? क्या आप जहां भी होंगे छोटे से प्रेमाइसिस में ही बोलेंगे ना, वहीं तक बातें रह जाएंगी? तभी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यही वजह है ना। धन्यवाद। मैं आपकी बात से अगर कहूँ तो मैं कुछ हद तक सहमत भी हूँ और कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ। देखिए, जैसा कि अभी पुनीत भाई ने भी इस बात को कहा था और सिन्हा साहब ने भी इस बात को कहा, मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा कटाक्ष नहीं करूंगा, ना ही मैं उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा, क्योंकि सिन्हा साहब अपनी राय दे रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा फिर अनैतिक चीजें हो जाएंगी, तो वो ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। और मेरा मानना क्या है, देखिए ये मेरे अपने विचार हैं, पार्टी के विचार नहीं है। और अगर उसके अनुसार देखें तो जब कोई खबर चलाई जाती है तो उसे समाचार में दिखाना चाहिए, क्या क्या बोला उन्होंने, वो सारी चीजें। और जब उसका प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक नैरेटिव सेटल पार्टी रही है, और कुछ चैनल, मैं आपके चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो कुछ चैनल अंधभक्तों की तरीके से कुछ भी किया, अगर प्रधानमंत्री जी का गमछा भी गिर गया तो वो गमछा बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी आज जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, काशी, लोग मोक्ष पाने के लिए, साधना करने के लिए, जाने कहां कहां से दुनिया से लोग आते हैं काशी में कि साधना भी कर ले, भोले बाबा की नगरी में हम कुछ भी कर ले, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वहां पूछिए ध्यान लगाने के लिए कहां पे जाए। अब मीडिया का कवरेज देखिए, अगर उनको ध्यान लगाना है, देखिए हम सब लोगों ने, आपने देखा होगा एक न्यूज में बाकायदा आप सब लोगों ने चलाया भी था, तो हम सब लोगों ने ये कहा था कि वो ध्यान लगाए, उनका अपना पर्सनल चीजें ध्यान इसीलिए लगाया जाता है कि अपने मन को शांति देने के लिए नहीं लगाया जाता, कि मन को शांति देना या मन को हल्का करना, इसके लिए नहीं। तो उस जगह पे मीडिया क्या करती है, सारी चीजें दिखाती है, वो नहीं। अगर चुनाव आयोग की, जैसे अभी हमारी ऋचा जी ने कहा, सुशासन पे बात की, प्रचंड बहुमत पे बात की, 2019 की बात की, काशी चुनाव के बारे में बात की, बहुत सारी लंबी चौड़ी डींगे हाँकने लगे। क्या जरूरत, जोगी जी की बात भी उन्होंने कही, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी पहले चरणों में जब उन्होंने अपने विकास की गाथा गाना चालू किया था। दूसरे उसमें सिन्हा साहब ने भी कहा कि जब उन्होंने प्रहार किया, विपक्ष पे तो प्रहार किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा भूल गए, उसके बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। उसमें शॉर्ट में कह करके निकल गए वो। आखिर क्यों भाई, हम विपक्ष हैं, हमको तो मेरी बात को रोक दिया गया था, इसलिए एंकर हम लोग को लीड करता है तो उसके हिसाब से चलेंगे, इसलिए मैं रुक गया था। देखिए और आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ अभिषेक जी, आप बहुत सुलझे तरीके से बोल रहे हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो मैं देखिए सिन्हा साहब, देखिए हम आप बहुत सारे डिबेट्स में बैठ चुके हैं, तो मैं भी आपका बिल्कुल सम्मान करता हूँ, आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। देखिए एक दूसरे का सम्मान बना रहेगा और डिकोरम बना रहेगा, तभी चर्चा का सार्थक चर्चा हो पाएगा। अभिषेक जी, हम इसीलिए बैठे, आप जो है समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो भी बोलेंगे समाजवादी पार्टी बोल रही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो इंडिया न्यूज बोल रहा है, इसलिए उस बातों को भी थोड़ा ध्यान रखिए। मैं देखिए, दो चीजें होती हैं, जैसे भी आपने कहा कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि मैं पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता हूं, तो मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बड़ी साधारण सी चीज है, एक लाइन में मैंने आपकी बात का उत्तर दे दिया, आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। जब मैं बात करता, पहले चरण के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे जो काम किए उसके बारे में गिनाया। आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि 400 सीटें 400 सीटें आप कह रहे थे, आखिर दूसरे चरण में आप क्यों हिंदू मुस्लिम पे उठा, अपने विकास की गाथा को लेकर के चलते ना। तीसरे चरण में आप मंगलसूत्र पे क्यों लेकर के आते, पांचवें चरण तक आते आते आप मुजरा और मांस मछली दुनिया भर के सारी चीजों को लेकर के आप फिर क्या शोभा देता है प्रधानमंत्री एक देश का गौरव होता है। देखिए आपने देखा कि हम सब, चाहे आप हो चाहे हम सब लोग हैं, जब प्रधानमंत्री जी भारत के बाहर जाते हैं तो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सब लोगों का होता है। उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया है तो उसके लिए हम सब साथ खड़े होंगे, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी। एक नहीं, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी आपने देखा, हम सब लोग चाहे कोई भी स्थिति रही हो, कांग्रेस पार्टी के आपको याद होगा कि जब यूएनओ में जाना था एक डेलीगेट, तो आदरणीय
अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने भेजा हुआ था। वो इतिहास है, वो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम सब लोग उसको मान के चलते। और जहां तक सीटों की बात है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी शालीनता से ये कहना चाहता हूं कि सिन्हा साहब की मैं बातों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और उत्तर प्रदेश से वापस से भारतीय जनता पार्टी को बाहर ठीक है, ठीक है ऋचा जी, कई सारे आरोप भी लगे हैं और उन आरोपों का आप जवाब दीजिए। अभिषेक जी ने कई बातें कही और पुनीत पाठक जी ने भी कई बातें कही हैं, उन आरोपों को आप खंडित कीजिए या उसका पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, इंडिया गठबंधन ने अपना पुराना रटा रटाया जो छटपटाहट वाला विलाप है वो शुरू कर दिया और उसका सबसे पहला शिकार मीडिया होती है। बार बार आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन बना था तो भी इन्होंने सबसे पहले मीडिया का ही बहिष्कार। जब ये मीडिया के सवालों को नहीं झेल पाते हैं तो ये जनता के जनादेश को तो कतई नहीं झेल पाएंगे 4 दिन। अच्छा, मैं आपकी उस दूसरी बात का भी जवाब दे दूं जिसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये जिस बड़े परिवार की बात कर रहे थे, देखिए इंडिया गठबंधन सिर्फ एक मात्र घमंडिया गठबंधन है और इस गठबंधन की जिसको कहते हैं सीरियसनेस का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में तो साथ में बैठते हैं लेकिन पंजाब में अलग अलग चुनाव होते हैं। उसी तरीके से राहुल गांधी जी जब वायनाड चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनको किसी और से नहीं, सबसे पहले लेफ्ट पार्टी का सामना करना पड़ता है जो कि इंडिया गठबंधन में मौजूद है और टीएमसी ने इनको पहले ही आईना दिया। तो ये तो इंडिया गठबंधन की सच्चाई है जो कि जनता भी जान चुकी है, क्योंकि जनता को हर छमाही एक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जनता को एक सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से देश का भारत का नेतृत्व किया है, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कल की ही खबर है कि भारत में 100 टन सोना वापस लाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिसको गिरवी कांग्रेस पार्टी रख रहा है। तो और आज जीडीपी की भी दर देख लीजिए किस तरीके से 8.2 पर जीडीपी की दर। अब दूसरी बात है कि जो सीटों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तब तो 2014 में परिणाम दे नहीं पाई। 2017 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया विधानसभा चुनावों में, तो जो समाजवादी पार्टी 224 सीट पर थी वो 47 सीट पर सिमट गई। 2019 में इन्होंने बसपा से गठबंधन किया, आरएलडी से गठबंधन किया और जिस दिन परिणाम आया उसी दिन इनका गठबंधन खंडों में टूट गया। देखिए अभिषेक जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अनुशासनात्मक संगठित संगठन है जो अपने सहयोगी दलों के साथ पूरी तन्मयता से और पूरी ताकत से जनता के बीच में अपने 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को रखकर लड़ रहा है। लेकिन इस इंडी गठबंधन की ना तो कोई नेता है आज तक, हाँ ठीक है अभिषेक जी, मैं आऊंगा, सुन लीजिए। नहीं है और इनकी कोई नीति भी नहीं है कि किस आधार पे ये जनता के बीच में जाएंगे और किस आधार पर वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने जा रही है। और आज मैं आपसे काशी की बात अंतिम रूप से कर लूं कि ये लोग काशी के चुनाव की बात कर रहे थे। आप काशी के चुनाव को देखिएगा, काशी में जिस उत्साह से लोग वोट डाल रहे हैं, काशी का चुनाव तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए जनता स्वयं लड़ रही है और जनता उत्साहित होकर वोट डाल रही है। बाकी इंडिया गठबंधन अभी तो यही तय कर ले कि आखिर हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ना है, क्योंकि कल कोई तिहाड़ जेल चला जाएगा, कोई जो है छुट्टी मनाने लंदन चला जाएगा, कोई छुट्टी मनाने बाहर चला जाएगा, कोई पिकनिक मनाने चला जाएगा। तो आज ये आपस में बैठकर फेयरवेल कर रहे हैं, एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं। अभिषेक जी आप बोलिए, ठीक है, फिर इसके बाद पुनीत जी मैं आपके पास आऊंगा, पूछूंगा कहाँ आप ठीकरा फोड़ेंगे। ठीक है अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कर रखिए। जी देखिए, जब ऋचा जी बात कह रही थी आखिर इतना ही अपना दमखम मानती है अपनी पार्टी का, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि घोटालेबाजों को जिनके ऊपर आरोप लगते थे वो अपनी पार्टी में लेने के लिए, अपने गठबंधन घटक दल में लेने के लिए क्या आरोप लगते, क्यों लग गए? प्रफुल्ल पटेल को आपने क्यों अपने घटक दल में शामिल कर लिया, प्रताप सरनाइक को क्यों कर लिया, हेमंत विश्वकर्मा को क्यों कर लिया, सुरेंद्र अधिकारी को क्यों कर लिया? मोदी जी के साथ जनता पार्टी में इतने डरे हुए हैं क्योंकि आप उसके बाद मैं समझ सकता हूं, मैं आपकी मैंने ओम प्रकाश राजभर जी को भी कर लिया, जिनसे गालियां सुनी थी मंच से, उनको भी कर लिया। बिना रोजगार टोपी लगाए इफ्तार करने सुनिए, देखिए अपने बारे में ही बोलिएगा।
कि आवाज को ऋचा जी मैं समझ ताकि सकता हूँ आप पार्टी कितनी हताश वो होता है जिसमें आप कितनी हताश नजर आ रही वो इससे ही समझ में आ रहा कितनी हताश नजर आ रही ठीक है, एक-एक करके पाखंड बोलिए, वो होता है आप जब एक कन्विक्टेड माफिया की अरे भाई ठीक है मजार पर मैं चुप हो जाता हूँ यही बोल रहे हैं नहीं रिचा जी देखिए अभी आप अब देखिए अपने अपने बारे में बोलेंगे तो बातें निकल कर आएंगी, साफ दर्शक भी समझ पाएंगे, हम लोग भी समझ पाएंगे और सारे पैनलिस्ट उसका जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है अभिषेक जी अपनी बात रखिए। रिचा जी मैं आपके पास आऊंगा, आप काउंटर अगर आपको करना है तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है बोलिए। आप ये समझ सकते हैं कि इतने सारे घोटालेबाजों के जिनके ऊपर आरोप लगे थे बाकायदा उनकी फाइल दबा दी गई, या तो उनके केसेस को खत्म करने की आगे चरण कर दिया गया या तो उनकी फाइल को आगे प्रोसेस में नहीं बढ़ने दी। नंबर एक। नंबर दूसरी, जब ऋचा जी कह रही थी तो आपको याद होगा कि पहले देश के ऊपर कर्जा जो था वो 57 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो। आखिर ये कर्जा क्यों हुआ है? नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज, जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जब सत्ता में आना था तब उन्होंने कहा था, जब आदरणीय हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते, इन्होंने कुछ नहीं बोला और डॉलर के मुकाबले जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो डॉलर के मुकाबले रुपया को और ऊपर करूंगा, डॉलर नीचे हो जाएगा। आज डॉलर कहाँ पे रुपया कहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा, उनको जवाबदेही पड़ेगी। जब वो सत्ता में आना था उनको तब महंगाई का माप बेचारे प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं चुनाव पीरियड में बताने के लिए। जब इनको मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना था और राजस्थान का चुनाव जीतना था या कहीं पर चुनाव जीतना था तो वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में एक झूठा था 450 रुपए का ऐसे स्टिकर लगा करके उन्होंने दे दिया था कि 450 रुपए में सरेंडर देंगे। तो आप समझ सकते हैं स्वयं प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी के लेवल तक आ सकते हैं वोट मांगने के लिए कि मुझे देख करके वो मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दीजिए, वो कौन सी विकास की बात कर रहे थे? और जब देश की बात करते हैं, जब प्रदेश की बात करते हैं, प्रगति की बात कर रही थी आप, तो आप शायद आप महिला तो आपको तो तब एक बार भी आप नजर नहीं आई, आपके यहाँ की कोई महिला नेत्री नजर नहीं आई जब स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो हमारा मान सम्मान गौरव बढ़ा रही थी उनके ऊपर लाठियां चली थी, उनके जेल के अंदर कूदा गया था, तब एक बार भी आपने नहीं कहा। जब आपने एक बार भी आप नहीं आई, जब स्मृति ईरानी जी के संसदीय क्षेत्र में जब होम गार्ड वाले एक बीमार को मार रहे थे जूतों से, तब आपने एक बार भी आपने चर्चा नहीं की, एक बार भी आपने चर्चा नहीं की। जब मैं खुद बुंदेलखंड में था, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पे थे, एक छोटी सी बच्ची 12 साल की बच्ची का रेप हो गया था, मैं खुद स्वयं वहां पे था, धक्का मार करके बाहर कर दिया गया था और उससे बोला गया कि आप बाद में आइएगा। आज तक उसका हुआ नहीं, जब बाद में हम लोगों ने प्रेशर बना करके FIR दर्ज हुई, आज तक उसको न्याय तक नहीं मिल पाया। कौन सी बात आप करना चाहती हैं? आपके पास जवाब कुछ नहीं है। जनता को आप कितना भी भ्रमित कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जनता चले ठीक है अभिषेक जी, एक और आरोप लगाया था, पुनीत जी आप बताइएगा। ऋचा जी ने एक और आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि जब नतीजे आ जाएंगे तो कुछ लोग विदेश यात्रा पे चले जाएंगे, कुछ लोग जेल चले जाएंगे और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा कुछ शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका जवाब दीजिए आप थोड़ा। जी देखिए, अब वो कौन हारने के बाद कहाँ जाएगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। अब जैसे मोदी जी कन्याकुमारी में चिंतन करने गए कि हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ना है, क्या कौन सा नया झूठ बोलना है, ये सब तमाम बातें तो 4 जून के बाद साफ ही हो जाएंगी। और ऋचा जी की बात का मैं जवाब दे दूं, जैसे इनकी पार्टी है आधा सच बोलती है और उससे ज्यादा झूठ बोलती है, वैसे भी झूठ बोल रही है। इन लोग की हिस्ट्री तो कमजोर होती है। मैं जरा इनको बता दूं कि 100 टन जो गोल्ड है वो क्यों वापस लाया गया है। 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तब 67 टन गोल्ड IMF के पास रखा गया था वहां पे एज सिक्योरिटी। उसके बाद से जो भी सोना खरीदा गया वो लंदन में ही रखा गया। अब रिजर्व बैंक ने थोड़ा सोना वहां वापस छोड़ के वो कुछ सोना अपने पास वापस मंगा लिया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है वहां पे। और इसलिए और वो जो आया है सोना वो भाजपा अपने घर से खरीद के नहीं लाई, चंदे के जो चंदा दे के धंधा दिया इन लोगों ने, उस चंदे के पैसे से सोना नहीं आया है। लगातार देश के प्रधानमंत्रियों ने काम किया है, देश की इकोनॉमी से वो सोना खरीदा गया है। ये इन लोगों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से खरीदा गया, आपका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से खरीदा गया सोना नहीं था मैडम। वो देश में लगातार
सरकार में हुआ था, लगातार वही अर्थशास्त्री 91 में चंद्रशेखर जी की सरकार में मैडम हुआ के था। सिग्नेचर से चलते थे, अरे रुपया कहाँ पे नेतृत्व में हुआ था। आज रुपया कहाँ पे है? इसकी कीमत क्या है? चंदा देके धंधा सोना नहीं आता ये सबसे पांचवी मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुकी है, इसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी सोना खरीदा गया था, तब भी वही रखा गया था। डबल डिजिट में थी, हिस्ट्री है आज वो कमजोर, सिंगल डिजिट और में आ चुकी है। आप लोगों बेरोजगारी की को लगातार यही आपकी दिक्कत है जो जनता ने पकड़ लिया, और इस बार आपको जवाब देने और महिलाओं की जब आप बात करते हैं तो संदेश जवाब करते हैं महिलाओं को, बीएचयू की लड़की का जो गैंगरेप आपके कार्यक्रम, चले ठीक है, इन मुद्दों से हम फिर ठीक है, महात्मा गांधी को नहीं जानता है। किसानों को चलिए मुद्दे आज के मुद्दे पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिषेक जी, पुनीत जी, देखिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब इसी मुद्दे पे आ जाते हैं। इसी मुद्दे ठीक है, इन आरोपों से अगर आप अपने मतदाताओं को कोई अपील करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अब आप लोग अपने मतदाताओं को अपील कर सकते हैं हमारे माध्यम से। ठीक है, वोट दे रहा है। हाँ, मैं तो साफ साफ से फिर कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी ये ना माना जाए कि 4 जून को इनके सारे झूठ के पुलिंदों का पोटली बना के इनको परमानेंट छुट्टी दे देगी। जो बीच बीच में मोदी जी छुट्टियां लेते हैं समाज में, कभी जेल कॉर्बेट में, कभी कन्याकुमारी में, कभी मलीपुरम में जो छुट्टियां लेते हैं, ठीक है, नहीं एक एक करके बोले। ठीक है, आप लोग बारी खत्म। ठीक, पूरा पूर्वांचल इसको देख रहा है और पूरे पूर्वांचल समाज में पूर्वांचल भी देख रहा है। नहीं दिखाई पड़ा उस माफिया का, जिससे लाखों लाख समाज आपको माफ नहीं करेगा। व्यापार नहीं कर सकते थे, लोगों को व्यापार चलो ठीक है, हम लोग कुछ भी बोले, जनता ने जो करना था वो लगभग जनता ने कर ही दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही बन गई। और साइकिल के अरे तो आप लोग तो वही है 2014 के बाद ही कुचलने का काम किया है। 2014 के बाद ही तो देश में असल में आजाद हुआ। ठीक है, नवल कांत जी एक मेरा सवाल। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। नवल कांत जी एक मेरा, ठीक है, ऋचा जी प्लीज, ठीक है, अभिषेक वाजपेयी सुनिए, ठीक है, और अन्य लोगों को भी मौका दीजिए प्लीज। ठीक है, ओके, ठीक है, नवल कांत जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है, ओके, ठीक है, नवल कांत जी मेरा सवाल आपसे कि देखिए 10 साल, ठीक है, एक छोटा सा विश्लेषण मैं चाहता हूं। नवल कांत जी, एक छोटा सा विश्लेषण। 10 साल आपने मनमोहन सिंह की सरकार देखी, 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, यानी बीजेपी की सरकार देखी। क्या आपको लगता है कि दोनों, अगर आप एक विश्लेषण कीजिए, 10 साल क्योंकि बराबर है। देखिए अब ये वक्त आ गया कि हमारे और आपके विश्लेषण की अपेक्षा हम लोग को इंतजार करना चाहिए कि जनता ने जो निर्णय किया है वो पता चले। अभिषेक जी की एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि उनको लग रहा था कि मैं एक पक्षी बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने शायद सुना नहीं। मैंने सबसे पहले कहा कि विपक्ष में 2 नेताओं ने बहुत बढ़िया काम किया है और वो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव है। देखिए अब विश्लेषण का समय है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन जीत रहा है या कौन भारी नजर आ रहा है तो मैं बोलूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ या किसी व्यक्ति का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा सरल काम हो गया कि कभी भी जो आपको बात नहीं सूट कर, ये दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्ष हो, उनको लगता है कि पत्रकार आसान शिकार होता है और उसके खिलाफ बोलते हैं। जैसे खड़गे जी जैसे बड़े नेता ने आज बोला, तो जाहिर सी बात है कि ये मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत जी शुक्रिया आपका।